वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में एंड जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था उसके बारे में हम देखेंगे। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो लिबरल्स रेडिकल्स पीपल थे वो कौन थे। जो लिबरल्स थे वो तो चेंज चाहते थे सोसाइटी में, जो रेडिकल्स थे वो एक्सट्रीम चेंज चाहते थे, और जो कंजर्वेटिव थे वो चेंज चाहते ही नहीं थे। लेकिन फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, सोसाइटी में थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। देन हमने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में देखा कि वहाँ पे क्या था, किस तरीके से था। फिर हमने देखा यूरोप में जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म क्या होता है, कौन से पीपल जो सोशलिस्ट थे, एंड देन यूरोप में सोशलिज्म कैसे आई, उसके सिग्निफिकेंस क्या हुई। अब हम देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिकली क्या था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो 1917 का जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था उसमें जो रशिया था उसमें जो सोशलिस्ट थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें जो सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली थी, यानी उसने अपने हैंड में कर ली थी। जो सोशलिस्ट थे ना उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था। फरवरी 1917 में मोनार्की ख़त्म हो गई थी। एंड रशियन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है, जो अक्टूबर था ना उसके जो इवेंट्स थे, जो उसमें घटनाएं हुई थी, उसको रशियन रेवोल्यूशन बोल दिया था। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें रशियन एम्पायर की, द रशियन एम्पायर इन 1914, इसमें क्या हुआ था। अब जैसे लुई 16 था, रशिया में का भी राजा था ज़ार निकोलस, जैसे कि वहाँ पे लुई 16 था, या रशिया में किंग को ज़ार बोला जाता है। तो इसी तरीके से रशिया का भी राजा था ज़ार निकोलस 2 1914 में, जैसे कि लुई 16 था। तो लुई 16 यंग था थोड़ा, तो उसको भी रूल करने की समझ नहीं थी कि इस तरीके से रूल करना है। तो इसको भी इस तरीके से समझ नहीं थी कि किस तरीके से कंट्री पर रूल करना है। तो जो रशियन एम्पायर था उसमें फाइनलैंड, लिथुआनिया, लुथेनिया, एस्टोनिया, पोलैंड के जो कुछ पार्ट्स हैं, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये जितनी भी कंट्री थी ये इसमें इंक्लूडेड थी। अब अगर हम यहाँ पे रिलीजन की बात करें तो मेजॉरिटी रिलीजन था क्रिश्चियनिटी का। अब जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ये भी इस एम्पायर में इंक्लूडेड थे। अब आप सोचोगे कि इतने सारे जो रिलीजन है वो थे। रशियन ये जितने भी रिलीजन थे ना ये क्रिश्चियनिटी जैसे थे, लेकिन आप बोलते हैं कि नाम अलग हो जाते हैं, तो उसी तरीके से इनके नाम अलग थे। यहाँ पे जो ये रशियन एम्पायर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा 1914 के जो रशियन एम्पायर वो इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वहाँ की जो सोसाइटी थी और जो इकोनॉमी थी वो किस तरीके से थी रशिया की। जो रशिया था ना वो मेनली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट था। जो रशिया के जो पीपल है उनको एग्रीकल्चरिस्ट बोला जाता था, क्योंकि वो एग्रीकल्चर ही करते थे, उनको कुछ काम नहीं आता था एक तरीके से। जो 85% पॉपुलेशन है वो उनके जीवन के लिए, उनके यानी कि रहने के लिए, लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। जो कल्टीवेटर हैं, अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो एग्जाम में, जो कल्टीवेटर थे वो मार्केट एज वेल एज उनकी खुद की नीड के लिए एग्रीकल्चर में थे एंड वो प्रोडक्शन करते थे। जो रशिया है वो ग्रेन का क्या था, मेजर एक्सपोर्टर था। अब अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, वी कैन से दैट इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, पॉकेट्स में पाई जाती थी एक तरीके से, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी रशिया में। प्रोमिनेंट इंडस्ट्री जो बहुत जाने माने जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो थे एसटी पेटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो क्राफ्ट्समैन हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। जो लार्ज फैक्ट्रीज़ हैं वो भी इसमें एग्जिस्ट की करी हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती थी। जो रेलवे नेटवर्क है
उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, एंड जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन में कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इंक्रीजमेंट आके क्या हो गया, 1890s में फैक्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। जैसे अब कोई चीज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसका इस्टेब्लिशमेंट भी तो होगा ना। तो इसी तरीके से रेलवे नेटवर्क फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ गया, एंड क्या हो गया, फैक्ट्रीज़ में इस्टेब्लिशमेंट हो गया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया। इनफैक्ट जो स्टील था ना वो तो 4 टाइम्स हो गया, एक तरीके से क्वाड्रपल्ड हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 1900 में जो वर्कर और क्राफ्टमैन थे वो फैक्ट्रीज में इक्वल नंबर में थे। अगर ये जो आपको पिक्चर देख रहे हो ये प्री रिवोल्यूशनरी रशिया में जो वर्कर्स हैं वो एक तरीके से हॉस्टल होता है ना, हॉस्टल होता है, बंकर बोला जाता है। यहाँ पे ये पीपल स्लीपिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं। अगर हम रशिया के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर्टी थी ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट की खुद की प्रॉपर्टी थी। मतलब वो बहुत सारे हाथों में नहीं थी, वो खुद के हाथों में ही थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सुपरवाइज करते थे ताकि कम से कम वेजेस हो एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स दे सके हम। जो क्राफ्ट यूनिट्स की बात करें अगर हम तो वर्किंग डे में 15 घंटे तो उनको काम करना पड़ता था एंड 10 से 12 घंटे फैक्ट्रीज़ में थे। वर्किंग डे 15 घंटे एंड फैक्ट्रीज़ में 10 से 12 घंटे। अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो वो रूम से लेके एंड डॉर्मेटरीज एक तरीके से जो बेडरूम्स वगैरह होते हैं ना वहाँ से वेरी करते थे। अगर हम वर्कर्स के डिवीज़न देखें तो वो सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे वर्कर्स। कुछ जो हैं विलेजेस के साथ उनके वो विलेजेस में परमानेंटली सेटल्ड हो गए थे, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक हो गया था उनका। एंड जो डिवीज़न है वो स्किल्स पे भी बेस करता था। जो एसटी पेटिसबर्ग के जो मेटल वर्कर्स थे वो खुद को ही उन्होंने क्या मान लिया कि वो बहुत ज़्यादा वो क्या है, एरिस्टोक्रेट्स हैं एंड वो स्किल्ड लेबर भी हैं। वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, वो फैक्ट्री लेबर में 31% जो है काम करती थी। वुमेन का कितना था, 31% था 1914 में। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। वो मैन जितना ही काम करती फैक्ट्रीज में, जितने घंटे मैन काम करते उतने घंटे वो काम करती, लेकिन उनकी जो सैलरी थी वो उनसे आधी थी, इनफैक्ट 1/4 थी। वर्कर्स एसोसिएशन, अगर हम वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स जो हैं उनकी कुछ ही यूनिटी थी। जो एसोसिएशन था ना वो किस लिए बना, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम फेस कर रहे थे, फाइनेंशियल में हार्डशिप हो गई थी। ये एसोसिएशन जो ये संस्थाएं होती हैं ये इसीलिए बनी ताकि इनको हेल्प हो जाए अनएम्प्लॉयमेंट से, और जो फाइनेंशियली ये हार्डशिप चल रही है, मुश्किल चल रही है, इनसे इनको राहत मिले थोड़ी। यूनिटी अमंग वर्कर्स, अब कैसे वर्कर्स जो हैं वो यूनाइटेड हुए। डिवीज़न के डिस्पाइट जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया, काम बंद कर दिया, यूनाइट हुए, काम बंद कर दिया। तब उन्होंने ये काम किया, तब वो एम्प्लॉयर से डिसएग्रीड थे। मतलब जो ये एम्प्लॉयर्स होते हैं ना इनसे डिसएग्रीड थे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 1896 से 1897 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्राइक कर दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये एक इंडस्ट्री थी, वहाँ पे इन्होंने स्ट्राइक कर दी। जो पीजेंट्स हैं वो यूरोप का जो रेस्ट पार्ट है वहाँ पे बहुत अलग थे। ये लैंड के बहुत बड़े पार्ट पे कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे। ये रिलीजियस थे, डीपली रिलीजियस थे। इनफैक्ट वर्कर्स की तरह इनका भी डिवीज़न था। जो नोबल्स है ना, नोबल्स वो इनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, क्योंकि जो नोबल्स थे उनको सार से, जो किंग था उससे पावर मिल गई थी। एंड
ना कि उनको जो लोकल पॉपुलेरिटी इनसे कोई पावर नहीं मिली थी, उनको सिर्फ किंग से ही पावर मिली थी। जो पीजेंट्स की डिमांड्स थी वो क्या थी, उनको जो नोबल्स का जो लैंड है वो चाहिए था, उनको रेंट पे नहीं करना था, एंड जो लैंडलॉर्ड हैं उनका भी उनको मर्डर करना था क्योंकि वो उनको बहुत परेशान करते थे। अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग की बात करें तो कलेक्टिव फार्मिंग होती क्या है, इसमें लैंड है वो एक साथ पुल करके एंड वो जो इंडिविजुअल फैमिली है, जो सिंगल की जो फैमिली है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाए, लैंड को डिवाइड कर दिया जाए। सोशलिज्म इन रशिया। आई होप आपको अभी तक समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन की, सोशलिज्म की अगर हम बात करें, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो 1914 में इलीगल मानी जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज। 1898 में जो कार्ल मार्क्स था उसके प्रिंसिपल सोशलिस्ट ने फॉलो किए। देन उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी ना उनके कारण जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट कर रही थी, न्यूज़पेपर में सेटअप हुई, जो वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज कर दिया जा रहा था, बहुत परेशान कर दिया जा रहा था। तो उन्होंने क्या की, स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज कर दिया, उन्होंने स्ट्राइक्स की। देन कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उनको लगा कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो कलेक्टिव फार्मिंग से बने हुए हैं एंड वो चाहते हैं वो कलेक्टिव फार्मिंग हो, तो उनको नेचुरली सोशलिस्ट उनको बना देना चाहिए क्योंकि वो कलेक्टिव फार्मिंग की रिवाज जो है उसको, कस्टम जो है उसको अपनाना चाहते हैं, तो उनको नेचुरल सोशलिस्ट बना देना चाहिए। देन 19th सेंचुरी में वो कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। 1900s में उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। उन्होंने पीजेंट के हक के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया एंड देन जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने जो नोबल पीपल है ना उनके लैंड के लिए डिमांड की कि जो नोबल का जो लैंड है वो किसको दे दिया जाए, वो पीजेंट्स को दे दिया जाए। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे ना वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से बहुत खुश नहीं थे इतने ज़्यादा पीजेंट्स को लेके। जो व्लादिमीर लेनिन है उसको लग रहा था कि जो फार्मर्स हैं वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ पुअर थे, कुछ रिच थे एंड कुछ जो थे वो लेबरर की तरह वर्क करते थे, वाइल जो दूसरे थे वो कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने वर्कर्स को एम्प्लॉय कर दिया था। कैपिटलिस्ट क्या होता है कि खुद के बारे में सोचना, किसी के बारे में सोचना ही नहीं। वो क्या करते थे, वो वर्कर्स को एम्प्लॉयड करते थे। देन अगर हम डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो ये डिफ्रेंशिएशन लेके जो लेनिन था उसने सोशलिस्ट मूवमेंट में पार्ट लिया एंड वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि जो पार्टी है वो डिसिप्लिन में रहे एंड उसको जो मेंबर की जो क्वालिटी है, जो नंबर है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। जो बोल्शेविक्स थे, बोल्शेविक्स मेजॉरिटी ग्रुप था व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में। ये था व्लादिमीर लेनिन एंड वो एक ऐसा रिवॉल्यूशन चाहता था जिसमें काम हो, जो काम से रिलेटेड है, ऐसा रिवॉल्यूशन वो चाहता था। डिसिप्लिन पार्टी को फेवर करता था एंड जो मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल करने को कमांड देता था कि इस तरीके से आप काम करो एंड जो मेंबर की जो क्वालिटी है उनको आप कंट्रोल करो। वो रशियन सोसाइटी को फोर्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। जो मेंशेविक्स था वो माइनॉरिटी ग्रुप था, जेलुइस मार्टोव के वो लीडरशिप में था, ग्रेजुअल चेंज में बिलीव करता था एंड देन जो गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है ना उसको इस्टेब्लिशमेंट करना चाहता था कि हाँ इस्टेब्लिशमेंट इसमें होना चाहिए। जो लिबरल है एंड वॉज ओपन टू ऑल, जो लिबरल पीपल हैं वो इसके साथ ओपन थे एंड वो सोसाइटी को एजुकेशन के थ्रू एंड वर्कर्स के सुधार के लिए वो
ऐसे चाहता था, जो बोल्शेविक्स है वो प्रेशर के थ्रू एंड मेंशेविक्स एजुकेशन के थ्रू। द टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। अब इसमें क्या था, जो रशिया था ना वहाँ पे ऑटोक्रेसी थे। ऑटोक्रेसी क्या होता है, एक तरीके से कि एक ही जो इंसान है उसी को ही, उसके पास ही सब कुछ पावर और किसी के पास पावर नहीं है। जो सार है वो पार्लियामेंट, जो किंग है वो पार्लियामेंट में कोई उसका सब्जेक्ट नहीं था, उसने कोई वो चाहता नहीं था। 1905 में जो रशिया में जो लिबरल्स हैं, सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज के साथ, जो सोशल रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ उसने जो ये सिस्टम है, ये गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं, इनका एंड करने की इसने सोची। उसने कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की एंड जो नेशनलिस्ट थे एंड जो जादिस्ट हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, उनसे उनको सपोर्ट मिला। जो 1905 का जो रिवॉल्यूशन है उसके रीजंस क्या थे। 1904 में जो रशिया के लिए क्या जो हार्वेस्ट है वो बहुत ख़राब हो गई। जो गुड के जो प्राइजेज हैं, जो रियल वेजेस थी ना, रियल वेजेस उससे 20% से ज़्यादा जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए थे। दैट मीन्स मान लीजिए पहले फूड के प्राइजेस थे 200, अब 20% उस 200 का 20% ज़्यादा इतने प्राइजेस जो हैं वो बढ़ गए थे। एंड देन जो रशियन वर्कर्स हैं ना, उसकी जो असेंबली थी उसके 4 वर्कर्स जो हैं वो पुटली आयरन वर्क्स में मार दिए। फिर क्या हुआ, जो वर्कर्स एसोसिएशन की जो मेंबरशिप थी वो अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जो वर्कर्स हैं उनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। एंड देन ब्लडी संडे, सेंट पीटर्सबर्ग में जब जो कंट्री है उसमें 4 असेंबली वर्कर्स जो हैं वो डिसमिस कर दिए गए, तो 110,000 दैट मीन्स 110,000 वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक्स पे चले गए। एंड जो वर्कर्स हैं, जो फादर गैपोन ने लाइट किए थे, उसने क्या किया, वो विंटर पैलेस पे पहुँचे एंड पुलिस और जो कोसैक्स हैं उन पे अटैक कर दिया। 100 वर्कर्स जो हैं वहाँ पे किल्ड हुए एंड 300 जो हैं वो घायल हो गए। जो ये इंसिडेंट था, ये इसको इस ब्लडी संडे यहाँ पे माना जाता है। एंड इसने एक नए इवेंट की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया, 1905 रिवॉल्यूशन, जिसको बोला जाता है क्या, 1905 रिवॉल्यूशन। ब्लडी संडे में क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ पे 4 असेंबली वर्कर्स मरे थे, वहाँ पे 110,000 वर्कर्स ने स्ट्राइक की। देन जो वर्कर्स हैं वो विंटर पैलेस में पहुँचे, फादर गैपोन के उन्होंने जो लेड किए थे एंड उन्होंने पुलिस पे अटैक कर दिया। देन वहाँ पे 100 वर्कर्स मारे गए एंड 300 वर्कर्स जो है वो घायल हो गए थे। इसको ब्लडी संडे बोला जाता है। अब जो ब्लडी संडे था उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़े, जो स्ट्राइक्स हैं वो पूरे कंट्री में हो गई एंड देन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बंद हो गई। उन्होंने कंप्लेन की कि जो सिविल लाइबिलिटीज़ हैं उनकी कमी हो गई है, जो लॉयर है, डॉक्टर हैं एंड जो दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स हैं उन्होंने क्या बना लिया, यूनियन ऑफ यूनियन, मतलब एकता वाला सिस्टम उन्होंने अपना लिया। जो प्रोटेस्टर्स की जो प्रोटेस्ट करते हैं ना, उनकी डिमांड्स क्या थी, उनकी डिमांड्स थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहते हैं। उन्होंने इसकी डिमांड की, वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, वेजेस में इंक्रीज़ आए एंड जो वर्किंग डेज हैं उनके जो आवर्स हैं वो कम से कम 8 ही घंटे हों, इससे ज़्यादा ना हो। तो ब्लडी संडे का आउटकम क्या निकला, 1905 रिवॉल्यूशन के दौरान जो ज़ार था उसने थोड़ा चालाक बन रहा था, तो उसने क्या किया, उसने इलेक्टेड पार्लियामेंट क्रिएट करने का अलाउंस दे दिया। देन वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी ना उन पे उसने रोक लगा दी। जो बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ थी एंड यूनियंस थी वो उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया एंड ज़ार ने सबसे पहले जो फर्स्ट पार्लियामेंट है उसको डिसमिस किया 75 डेज़ में। एंड जो सेकंड जो फिर से डूमा जो री इलेक्ट हुआ था उसने
3 महीनों में उसको डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया। देन उसने वोटिंग लॉज को चेंज किया। देन जो थर्ड डूमा था जो कंजर्वेटिव और पॉलिटिक्स के साथ, उसने उसको पैक किया। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके पावर में कोई रिडक्शन हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इसमें क्या हुआ 1904 में 14 में जो वार है वो 2 यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में हुआ। एक तो सेंट्रल पावर, अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, एंड सेकेंड वन इज अलाइड पावर। जो सेंट्रल पावर है उसमें आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, एंड जो अलाइड पावर है वहाँ पे आते थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड रोमानिया। रशिया में जो वार है वो बहुत पॉपुलर है, एंड जो पीपल है वो ज़ार निकोलस II के अराउंड जो है वो रेलिंग निकालते रहते हैं। लेटर जो ज़ार है उसने जो पार्लियामेंट जो डूमा है उसकी मेन पार्टीज को रिफ्यूज़ कर दिया, एंड सपोर्ट जो है वो बहुत भारी हो गया एक तरीके से, देन पतला हो गया, एंड जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। एंड जैसा कि आप देख रहे हो जर्मनी एसटी पेटर्सबर्ग या वो पेट्रोग्रेड की तरह रीनेम किया, पेट्रोग्रेड। जो सारीना अलेक्जेंड्रा जर्मन था वो ओरिजिन हुआ, उसके जो पुअर एडवाइज़र थे उनको क्या बोल दिया, रेस्पुटिन बोल दिया, एंड जो ऑटोक्रेसी था वो अनपॉपुलर हो गया। रशिया कंडीशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, रशिया की क्या कंडीशन थी, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स हैं वो क्या हो गए, हार गए। देन जो रशिया की जो आर्मीज़ हैं, जर्मनी में जो रशिया की आर्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से हारी, एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी हारा 1940 से 1916 में। 1914 एंड 1916 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रशिया वो बहुत बुरी तरीके से हारा। वहाँ पे 7 मिलियन पीपल जो हैं वो 1917 में ख़त्म हो गए, एंड जो रशियन का जो ट्रुप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया। फिर जो एनिमी थे, क्रॉप्स हो गए, हाउसेस, बिल्डिंग, ये भी इनके साथ साथ भी ये भी सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, बिल्डिंग जो 3 मिलियन है रशिया में वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो सोल्जर हैं वो अब कोई ऐसा वार लड़ना नहीं चाहते थे। जो सोल्जर्स हैं वो ऐसे इस तरीके से थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, अब इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा जो वार था उसने इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला, बहुत बुरा प्रभाव डाला, एंड जो दूसरे जो सप्लायर्स थे इंडस्ट्रियल गुड्स के उनमें कट ऑफ आ गया। जो जर्मनी जो बाल्टिक सी था ना जर्मन कंट्रोल का, उसमें जो सप्लायर्स थे उनमें कटौती आ गई, एंड जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उनमें इंटीग्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा। 1916 में जो रेलवे लाइन्स थी वो ब्रेक होने लग गई, एंड जो मैन है जो एबल बॉडीड मैन है ना वो उन्होंने वॉर को कॉल्ड अप किया, जिससे लेबर की शॉर्टेज हो गई, एंड जो ग्रेन की जो लार्ज सप्लायर्स हैं वो आर्मी को फीड करने के लिए चलने लग गई, जिसमें क्या हुआ फूड शॉर्टेज में कमी आने लग गई थी। जो सिटीज़ ब्रांड है उसमें एंड फ्लोर जो है वो स्कार्स से बन गया एक तरीके से, क्या बोलते हैं उसको, उसकी कमी, जिस चीज़ की कमी हो जाती है देन उसकी कुछ ज़्यादा ही मान्यता हो जाती है। 1916 में ब्रेड शॉप्स जो हैं वो कॉमन, उसमें जो ये राउट्स होते हैं ना वो कॉमन हो गए थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन व्हाट चेंजेस कम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये हम पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट्स या फिर एक पार्ट हम कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। आज के लिए इतना ही। इसके जो ये नोट्स हैं ये सफिशिएंट हैं, अगर आप NCERT से पढ़ रहे हो, फुल एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की, एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसका अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।